Hello students, welcome again to the channel. In the previous video, we have solved question of full reposition. Now we're gonna discuss this question of partial reposition. Partial reposition होता क्या है? तो partial reposition का मतलब होता है जहाँ पे कि सेलर forfeit नहीं करता है पूरे एसेट को, rather वो हायर परचेजर के पास एसेट का कुछ पार्ट्स छोड़ देता है और कैलकुलेट करके हम लोग डेप्रिसिएशन को हायर रेट पे कैलकुलेट करके या तो जो भी उसका रेट वो प्रोवाइड करता है उसी पे उसी रेट पे वो एसेट को वापस लेके जाता है. सो हम लोग पार्शियल रिपोजिशन में देखेंगे कि जो भी चीज़ें फुल रिपोजिशन में हुआ करती थी वो एज यूजुअल है. कुछ चेंजेस आएंगे जहाँ पे कि डिप्रिसिएशन से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे आएंगे कैलकुलेशंस, क्योंकि कुछ पार्ट है एसेट का वो किसके पास रह जा रहा है, परचेजर के पास रह जाएगा, और कुछ ही पार्ट है एसेट का जो सेलर फॉरफिट करेगा या वापस लेके जाएगा. तो क्वेश्चन में देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. जो जैसे फुल रिपोजिशन का होता है वैसे ही है इसका भी, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो एसेट में और हायर वेंडर के अकाउंट में चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ कि कुछ एसेट यहाँ पे जो परचेजर है उसके पास रह जाने के कारण. तो इस क्वेश्चन में है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज फ्रॉम मेट्रो मोटर 3 ट्रक्स. कितने ट्रक्स हैं यहाँ पे? 3 ट्रक्स है, costing 50,000 each. On the hire purchase system, payment was to be made first 30,000 down and the remainder in 3 equal installments. मतलब कि यहाँ पे 50,000 का एक ट्रक है, 3 ट्रक कितने का हो जाएगा? 1,50,000 का, क्योंकि कितने एसेट्स हैं? तीन ट्रक्स हैं. 30,000 का क्या हो गया है? पेमेंट हुआ है और बोला गया कि जो भी बैलेंस बचेगा उसे कितने में? 3 इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाएगा. तो 1,50,000 आ जाएगा क्या टोटल अमाउंट. उसमें से 30,000 क्या हुआ है? पेमेंट हुआ है. फिर उसके बाद है कि टुगेदर विद इंटरेस्ट 9% पर एनम. इंटरेस्ट का अमाउंट 9% पर एनम बताया गया. नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ करता है डिप्रिसिएशन को कितने पे? 20% पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से. इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर का क्या है? फर्स्ट ईयर का तो उसने इंस्टॉलमेंट दिया है, लेकिन बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट. लेकिन जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर पाता है. इसीलिए जो वेंडर है मेट्रो मोटर्स है जो एग्री करता है कि वो एक एसेट को क्या करेगा? परचेजर के पास ही छोड़ देगा. एंड एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 ट्रक्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू. जो अमाउंट ड्यू है उसी अमाउंट के आसपास वो क्या करेगा? जो अमाउंट ड्यू है उसी के आसपास वो ट्रक के अमाउंट को एडजस्ट करके वापस लेके जाएगा. द ट्रक्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन. ऐसे तो जो परचेजर के पास जब क्या था? परचेजर के पास जब एसेट था तो वो कितने से कर रहा था? 20% उस पर राइट ऑफ कर रहा था डेप्रिसिएशन. लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट तो दिया गया और दूसरा इंस्टॉलमेंट जब नहीं दिया गया तो सेलर ने क्या किया कि जितना अमाउंट इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का बन रहा था उसी के आसपास वो अमाउंट को एडजस्ट करके और अपने कितने परसेंट से 30% डेप्रिसिएशन एनुअली प्रोवाइड करके वो क्या करता है? कुछ एसेट को अपने साथ लेके जाता है. तो ये है पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन कि जहाँ पे क्या है कि 30% यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है? वो एनुअली लगा के लेके जा रहा है. इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा, जो ड्यू होगा, उसी के अमाउंट के आसपास क्या करके? एडजस्ट करके. सो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर 2 ईयर्स. 2 ईयर्स के लिए करना होगा. 3rd ईयर की बात ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि पहले साल का पेमेंट हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे साल का यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है. चलिए ठीक है. तो ये सबसे पहले क्या था कि 50,000 था, 3 ट्रक था और 50,000 से कितने हो जाएंगे? 1,50,000 हो जाएंगे. उसके बाद क्या था? बोला गया था कि 30,000 का पेमेंट हुआ है, तो 1,50,000 अमाउंट है, उसमें कितने का पेमेंट बता रहा है? 30,000 का बता रहा है. तो कितना बचेगा? 1,20,000. यही बैलेंस उस पर क्या करना होगा? इंस्टॉलमेंट को पे करना होगा. कितने के लिए बोला गया है? यहाँ पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1,20,000 का कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा. 40,000 तो हो जाएगा, चलिए ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है? टुगेदर विथ इंटरेस्ट. टुगेदर विथ इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि इंस्टॉलमेंट के साथ में इंटरेस्ट इंक्लूड है. तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि इंस्टॉलमेंट के साथ में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है. जब इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? या तो आप दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हैं जहाँ पे कि आप टोटल इंस्टॉलमेंट को जितना भी इंस्टॉलमेंट है उसमें प्लस कर लें डाउन पेमेंट. जो अमाउंट कैश प्राइस के इक्वल आएगा, दैट मीन्स कि क्या है? उसमें इंस्टॉलमेंट ऐड नहीं है. अगर इंस्टॉलमेंट ऐड होगा तो अमाउंट क्या आएगा? हायर आएगा, क्योंकि हायर परचेज प्राइस हमेशा क्या है? हाई रहता है कैश प्राइस से.
तो ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग उसी बेसिस पे करेंगे। ये आप लोग ये पूरे चैप्टर में आपको ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इंस्टॉलमेंट में जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जहाँ पे कितने कॉलम्स हो जाएंगे, 4 कॉलम जो प्रिपेयर करते हैं वही रहेगा, डेट या ईयर का रहेगा, कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट्स का। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं कि जो कैश प्राइस है, कितना कैश प्राइस है, 1,50,000 है। जो डाउन पेमेंट होता है उसको हटा लेते हैं, अनपेड अमाउंट पे ही क्या होता है, हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो अनपेड अमाउंट अब कितना बचता है, 1,20,000। तो 1,20,000 पे हम लोग कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाएंगे, 9% पर एनम बताया गया, तो 9% से लगाएंगे, कितना आएगा, 10,800। अब क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो क्या करना होगा, ये जो अमाउंट होगा हम लोग एसेट के लिए लेंगे और जो अमाउंट है इंटरेस्ट का उसे प्लस करेंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बन जाएगा कितना, 50,800। उसके बाद क्या होगा, हम लोग का जो एसेट का अमाउंट हम लोग लेते हैं 40,000 को, उसे डिडक्ट करेंगे, तो माइनस करें 40,000, हमारा कितना आएगा, 80,000 रुपीज़ आएगा। 80,000 पे अब क्या करेंगे, 9% से फिर से जो यही अनपेड अमाउंट है, तो इस अनपेड अमाउंट पे अब क्या होगा, डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करें तो इंटरेस्ट यहाँ पे 9% से करेंगे तो कितना आएगा, 7,200 आएगा। यहाँ पे 40,000 क्या है, एसेट के लिए अमाउंट आएगा और प्लस करेंगे हम लोग क्या, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं इंस्टॉलमेंट में, तो प्लस करना होगा, टोटल कितना आ जाएगा, 47,200 ये अमाउंट है। उसके बाद हम लोगों को फर्दर क्या करना है, यहाँ पे 2 ही साल के लिए बोला है तो आप 2 साल भी बना सकते हैं। फर्दर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए तीसरे साल का भी कर सकते हैं। तो तीसरे साल का भी वही होगा, जो एसेट का अमाउंट होगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 40,000। फिर उस पर 9% से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 3600 आएगा। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना है, 40,000 एसेट के लिए, उसमें प्लस करेंगे 3600, टोटल 43,600 रुपीज़ आएगी। तो ये क्या था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे कि 2 सालों का हमें पता हो गया कि कैसे है। अब यहाँ पे बात आता है कि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे। डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ, दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होने के कारण जो सेलर था वो एक ट्रक को क्या बोला है कि छोड़ देगा। कितने ट्रक हैं, 3 ट्रक है, उसमें से कितना ट्रक लेके जा रहा है, 2 ट्रक लेके जा रहा है और एक ट्रक को क्या कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, किसके पास, परचेजर के पास ही छोड़ के जा रहा है। फिर क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है वैल्यू 2 ट्रक का, किसके अगेंस्ट जो अमाउंट ड्यू होगा, ये जो अमाउंट ड्यू है 47,200 का, उसी के अगेंस्ट क्या कर रहा है, ये जो 47,200 है उसी के अगेंस्ट पे एडजस्टमेंट हो रहा है। कौन कर रहा है, सेलर, परचेजर से। और क्या, इस बेसिस पे कितना डिप्रिसिएशन वो चार्ज कर रहा है, 30% डिप्रिसिएशन। और परचेजर के पास जब एसेट था तो वो कितना चार्ज कर रहा था, 20%, राइट, वो 20% डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सेलर जितना अमाउंट एडजस्ट करने के लिए जो एसेट को लेके जा रहा है, तो उतने परसेंटेज से सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ द 2 ट्रक टेकन अवे, क्यों, एग्रीड वैल्यू किसका है, 2 ट्रक का लेके जा रहा है, किसके एडजस्टमेंट में, जो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट करना था जो नहीं हुआ है, उसी के वैल्यू के आसपास ये 2 एसेट का, 2 ट्रक का वैल्यू को एडजस्ट करके सेलर 2 ट्रक को लेके जा रहा है अपने साथ, वो 2 ट्रक को फॉरफिट कर रहा है, ठीक है। ये किसके लिए, ये हायर वेंडर के लिए ये है डिप्रिसिएशन। तो 3 ट्रक है, 3 ट्रक्स थे, तो 3 ट्रक्स का कितना अमाउंट था, 3 ट्रक्स का अमाउंट था 1,50,000, हर एक का कितना था, 50,000। तो कैश प्राइस कितना बनेगा 2 ट्रक का, ये बिल्कुल 2 ट्रक ही लेके जा रहा है, एक तो छोड़ के जा रहा है, तो 2 ही ट्रक के अमाउंट पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा 2 ट्रक का, 50,000 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि हर एक ट्रक का कितना अमाउंट है, 50,000 है, तो 50,000 में 2 से इंटू करेंगे, आपको कितना आएगा 2 ट्रक का, 1 लाख। 1 लाख को अब हम लोग क्या करेंगे, 30% से अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि जो एग्रीड वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू जो ट्रक का लगा रहा है कौन, सेलर, जो अमाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट का पे नहीं हो रहा है उसके आसपास, तो कितना, 30% वो लगा रहा है। तो ठीक है, 30% लगा के उसको, उसका ओनरशिप अभी उसी के पास है, तो क्या करना होगा, परचेजर को वो बात माननी होगी और उसे देना होगा एसेट। तो यही 1 लाख पे पहले 30% क्या कर लेगा, पर एनम से कैलकुलेट करें तो कितना डिप्रिसिएशन आ जाएगा पहले साल का, 30,000।
डिमिनिशिंग से है तो हम लोग 1 लाख से माइनस कर ले, कितना आ जाता है 70,000। अब क्या होगा, डिमिनिशिंग है तो इस बैलेंस पे फिर से 30% से हम लोग अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन, तो 30% से करेंगे कितना आएगा 21,000। 70,000 माइनस 21,000 तो 49,000। अब ये जो बैलेंस है वो एसेट का बनता है, ये 2 ट्रक का एसेट बनता है, 2 ट्रक है उसके वैल्यू बनती है। और यहाँ पे कितना अमाउंट था सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, अगर आप देखें तो 47,200 था, और एडजस्ट करके यही जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ है उसी अमाउंट को क्या सेलर ने एडजस्ट करके 30% डिप्रिसिएशन लगा के लेके गया, और उस कितने में लेके अब जा रहा है वो 49,000 में। तो पार्शियल डिपोजिशन में ये ध्यान हम लोग रखते हैं कि कितने एसेट को वो लेके जा रहा है, और एडजस्टमेंट वो जो इंस्टॉलमेंट और का पेमेंट का नहीं हुआ उस पर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करके वैल्यू को एग्रीड करके वो अपने साथ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे 49,000 लेके जा रहा है, ठीक है। 49,000 बैलेंस बच रहा है एसेट का, और वही एसेट सेलर के पास है। अब ये बात हो गई क्लियर कि यहाँ पे ये 30% का कैसे होगा कैलकुलेशन, तो 30% का कैलकुलेशन हायर वेंडर के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है, हायर वेंडर के लिए। अब क्या है, अब बोला गया था कि 2 ही एसेट लेके जा रहा है, और एक एसेट किसके पास रह गया है, एक एसेट है वो परचेजर के पास ही रह गया। तो परचेजर के पास जो एसेट है उस पर तो वो करेगा ही डेप्रिसिएशन चार्ज। डिप्रिसिएशन चार्ज कितने से करेगा, तो 20% से करेगा, क्योंकि उसने वो तो 30% लगा के नहीं लेके जा रहा, उसके पास जो एसेट है उस पर वो राइट ऑफ 20% से कर रहा है, तो 20% से करेगा पर एनम। कितना एसेट अब बच गया उसके पास, तो एक ही एसेट उसके पास बच जाता है ट्रक का। एक एसेट का वैल्यू कैश प्राइस कितना होगा, तो 50,000 ही होगा, एक ही ट्रक है उसके पास, तो 50,000 पे ही हम लोग क्या करना होगा, 20% का डिप्रिसिएशन करना होगा 2 सालों के लिए। 1 साल का तो पेमेंट होता है, दूसरा साल होता है वो क्या है, यही डिफॉल्ट ईयर है। दूसरे साल में ही इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता, इसी कारण क्या होता है, फॉरफिट हो जाता है एसेट परचेजर के पास से। 50,000 का 20% आप कैलकुलेट करें, आपको आ जाएगा 10,000। 50 से 10,000 माइनस करें, हमारा आता है 40,000 रुपीज़। अब ये जो 40,000 रुपीज़ है, अब उस पर क्या होगा, उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। डिमिनिशिंग है तो जो बैलेंस बचता है उस पर फिर से हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो 20% से करेंगे तो कितना टोटल आएगा 8,000 रुपीज़। अब यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना बच गया, जो परचेजर के पास रह गया, ये जो है किसके लिए है, हायर परचेजर के लिए, राइट। कितना बैलेंस बचा 32,000 रुपीज। ये तो बात हो गई कि जो एग्रीड हुई उसका, और क्या जो वैल्यू हम लोग उसका भी निकालेंगे जो परचेजर के पास रह गया है। फिर एक बात होती है कि जब पहला एडजस्टमेंट, पहला जो इंस्टॉलमेंट पे हो रहा था, और शुरुआत से जो तीनों एसेट थे वो किसके पास थे, ये जो तीनों ट्रक्स थे वो तो सिंपली किसके पास थे, हायर परचेजर के पास थे। तो जब उसके पास थे तब वो टोटली ये सभी तीनों ट्रक पे ही क्या डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा, तो हाँ, हमेशा जब क्या होता है, जब एसेट परचेजर के पास रहता है तो वो राइट ऑफ करता है एसेट को डिप्रिसिएशन के अमाउंट पे, कितना 20% पे, 10 पे, तो यहाँ पे कितने पे 20% पे वो चार्ज कर रहा था। तो ये तीनों ट्रक का जब उसके पास था, हायर परचेजर के पास जब ये तीनों ट्रक्स थे, तो वो कितना कर रहा था, 20% चार्ज कर रहा था। तो वो अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए कि जब सभी एसेट उसके पास थे, और जब हायर वेंडर उसके पास से लेके गया, और कितना एसेट वो उसके पास छोड़ के गया। ये सभी एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता ही है, क्योंकि एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्रिशिएटिंग होते हैं वैल्यू में। तो जब उसके पास तीनों ट्रक थे तो उसका भी हम लोग कंप्यूट करेंगे, फिर देखेंगे कि लेजर में सभी अमाउंट्स कैसे जाते हैं। तो जब तीनों ट्रक्स होंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, जो सिंपली कैलकुलेशन हम लोग करते थे बिल्कुल वैसे कर लेंगे। टोटल कैश प्राइस था तीनों ट्रक का 1,50,000। अब 1,50,000 में क्या करना होगा, 20% है। जब उसके पास था सभी ट्रक्स तो वो 20% क्या कर रहा था, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था। तो वही सिंपली हम लोग करेंगे 1,50,000, जो सिंपल कैलकुलेशन हम लोग करते थे डेप्रिसिएशन का हर एक क्वेश्चन में, यहाँ पे वैसे 1,50,000 में 20% से होगा, कितना आएगा 30,000 रुपीज़। अब 1,50,000 से 30,000 माइनस करें, आपका आ जाएगा 1,20,000। अब क्या है, डिमिनिशिंग से है, डिमिनिशिंग से यहाँ पे डिप्रिसिएशन को किया जा रहा है कैलकुलेट। तो अब ये 1,20,000 पे 20% से किया जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 24,000 सेकेंड ईयर के लिए। टोटल फिर बैलेंस यहाँ पे कितना बच रहा है, 96,000। ये कब होता,
जब सभी एसेट हायर परचेजर के पास होते, और यही जो सेकेंड ईयर क्या है, डिफॉल्ट ईयर आता है, ये जो सेकेंड ईयर डिफॉल्ट ईयर आता है, सिर्फ इसी ईयर के टाइम एग्रीड वैल्यू होता है 2 ट्रक, जो कि किसके फॉरफिट करता है, हायर वेंडर 30% का वैल्यू लगा के, कितने परसेंट के एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट क्या होता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, तो यहाँ पे देखें तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 47,200 का है, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट का वो पे नहीं कर पाता है, दोनों एसेट का इसी के आसपास वैल्यू को एडजस्ट करता है, 47,200 उसे देना था, अब वो एडजस्ट कितने में कर रहा है, 49,000 में करके वो एसेट को लेके जा रहा है। जब सभी एसेट था तो कितना लगता, 20% से हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो टेकन ओवर होगा वो परसेंटेज से, और लास्टली जो उसके पास एसेट बच जाएगा उस पर हम लोग करेंगे, और परचेजर के पास जो भी एसेट बचेगा वो जो पहले में जो वैल्यू होगा, परसेंटेज होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, वही परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो लेफ्ट ओवर है इसके लिए 20 है, जो हायर वेंडर लेके जा रहा है सिर्फ उसी के लिए क्या होगा 30%, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बताया गया डेप्रिसिएशन एनुअली उस वैल्यू को हम लोग करेंगे। अब ये हो गया कैलकुलेशन पूरा किसका, डेप्रिसिएशन का, कि एसेट जो है उसके क्या क्या वैल्यू बचते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम में, और जब परचेजर और हायर वेंडर के पास है तब में। अब हमें क्या करना है, जो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी यहाँ पे बोली गई है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाना है, और कौन है ये, परचेजर है, दैट मीन्स कि हमें बुक्स ऑफ परचेजर के अकाउंट में क्रिएट करना है क्या, लेजर अकाउंट, तो वही हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इजी रहता है बुक्स ऑफ अकाउंट ये बनाने में हायर वेंडर का, तो हायर वेंडर का हम लोग जब अकाउंट बना लेते हैं रिपोजिशन में, तो जो अमाउंट होती है किसकी, तो लास्टली जहाँ पे जो ट्रक अकाउंट जो एसेट का अकाउंट का होता है वो बैलेंस हम लोग लास्टली एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वेंडर का अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे हमारा सबसे पहले वेंडर का अकाउंट है किसके बुक्स में, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जो आप सबसे पहले साल का जहाँ पे पेमेंट हुआ है उसकी एंट्री जैसे हम लोग करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो पहले साल में क्या हुआ है, पहले साल में तो एसेट खरीदा गया, तो एसेट खरीदने का क्या होगा, एसेट खरीदने का हमें पता है कि जर्नल एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, जो हम लोग परचेज के बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं तो वही है। बाई ट्रक अकाउंट यहाँ पे एसेट है, तीनों एसेट का कितना कॉस्ट है, तीनों एसेट जब खरीदा गया तो कितना था, 1,50,000 का था, तो वही यहाँ पे एसेट आया। एसेट हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, वेंडर का बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया है। बाई ट्रक अकाउंट कितना, 1,50,000। दूसरी एंट्री क्या होगी, जब कैश पेमेंट की, तो कैश पेमेंट की होगी तो क्या होगा, कैश पेमेंट की एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हायर वेंडर का अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट वाले को, इसीलिए टू कैश अकाउंट है। कितना, 30,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, तो पहला इंस्टॉलमेंट का तो पेमेंट हुआ है अच्छी तरीके से। तो पहले पेमेंट का जब इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, तो ड्यू की एंट्री सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो ड्यू की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे आया है बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 10,800। हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे कितना, पहले साल का 10,800, और पहला इंस्टॉलमेंट कितना है 50,800 का। तो इसी अमाउंट को हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। टू कैश अकाउंट है 50,800। यहाँ देखें हमारा क्रेडिट साइड टोटल कितना है, 1,60,800। यहाँ पे 30,000 है और 50,800 है, तो कितने से कम है, 80,000 से कम है, इसीलिए टू बैलेंस CD हो जाएगा। अब दूसरे साल में क्या है, ये दूसरा ईयर ही डिफॉल्ट ईयर है, यहीं पे पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए हाफ एसेट को, जो 3 ट्रक था उसमें से 2 ट्रक को कौन लेके गया, वेंडर लेके गया। तो वेंडर का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखें। तो सबसे पहले आ जाएगा ये टू बैलेंस CD है, उसे ब्रॉट डाउन कर लेंगे दूसरे ईयर में। तो बाय बैलेंस BD हो जाएगा कितना, 80,000 रुपीज। यहाँ पे 80,000 है तो 80,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट ड्यू की तो एंट्री होगी ही, इंटरेस्ट दूसरे साल में हम लोग जो ड्यू की एंट्री करते हैं वो तो करेंगे ही वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो क्या होती है उसकी एंट्री, उसकी एंट्री होती है, उसकी जो एंट्री होती है वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट होता है, टू हायर वेंडर्स अकाउंट होता है, इसीलिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। दूसरे साल के लिए हमने कितना कैलकुलेट किया, 7,200 रुपीज। यहाँ पे तो ये हो गया। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना बनता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट बनता है पे करने का 47,200 है, लेकिन क्या यहाँ पे डिफॉल्ट होता है, इसके नॉन पेमेंट के कारण क्या है, एडजस्ट किया जाता है अमाउंट को सेलर के द्वारा, जहाँ पे वो क्या करता है, 2 जो ट्रक है उसको एडजस्ट करके इसी के आसपास अमाउंट को वो अपने साथ 30% डिप्रिशिएशन एनुअली
क्या करके, अप्लाई करके वो अपने साथ फॉरफिट करके लेके जाता है। तो उसका अमाउंट, एसेट का अमाउंट कितना बचता है जब वो एग्रीड वैल्यू होता है दो एसेट का जो कि टेकन अवे होता है वेंडर के द्वारा। तो हमें पता है कि कितना बैलेंस बचता है 4900 का, 47,200 सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे करने के लिए होता है, लेकिन एडजस्ट करके एसेट को टेक ओवर करके कितना बैलेंस बचता है यहाँ पे 49,000। अगर फुल रिपोजिशन की बात होती तो क्या होता, सभी एसेट को लेके जा रहा है तो जो टोटल अमाउंट बचता है इंस्टॉलमेंट का वही हम लोग करते, ये अमाउंट को अप्लाई करते अगर फुल रिपोजिशन होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब 30% वो डेप्रिसिएशन अप्लाई करके एडजस्ट करके अमाउंट को सेलर लेके जा रहा है, पार्शियल लेके जा रहा है, दो ही को लेके जा रहा है। इसीलिए क्या होगा, जो बैलेंस होगा दो एसेट का जो वो लेके जा रहा है वही को हम लोग लिखेंगे। तो 49,000 है और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी जब परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब कितने की एसेट है ये हमें पता है, हर वेंडर का अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट ही करेंगे, किसे करेंगे, एसेट से। इसीलिए यहाँ पे टू ट्रक अकाउंट आया है, कितना टेकन अवे किया 49,000 का, दो ट्रक था उसका 49,000 का। अब हम लोग देखें तो हमारा क्या है 87,200 यहाँ पे टोटल बनता है। डेबिट साइड में से 49,000 है, कितना बैलेंस बचता है 38,200 का। टू बैलेंस सीडी हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे हमारा किसका अकाउंट, वेंडर का अकाउंट परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर के, ठीक है, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये हम लोग कंप्लीट करेंगे वेंडर का बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे ये ट्रक अकाउंट का अमाउंट हमें पता चल गया। अब इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, जब हम लोग एसेट का अकाउंट बनाएंगे, ट्रक का अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए लास्ट से हम लोग को जो लेजर बनाना है वो किसका बनाना है, ट्रक का, जो एसेट है। तो ट्रक्स अकाउंट में सबसे पहले जो एंट्री जो होगी वो आपको भी पता है कि परचेज की होगी। परचेज की एंट्री क्या होती है, तो परचेज की एंट्री जब हायर परचेजर करता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एसेट कर रहे हैं तो एसेट पे ध्यान देंगे। एसेट क्या हुआ, डेबिट तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या है, वेंडर, तो इसीलिए आया है यहाँ पे वेंडर का नाम क्या, टू मेट्रो मोटर्स करेंगे डेबिट साइड में। टोटल कितना एसेट था उसके पास, पहला जो होता है वो एज यूजुअल जो करते आते हैं हम लोग वही करना होता है, तो 1,50,000 है। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, तो जब उसके पास सभी एसेट्स थे, तीनों एसेट पहले साल में उसके पास था जिसका उसने सही से पेमेंट भी किया, डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया, तो हमें पता है कि कितना है, ये अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। टोटल जो 20% पर एनम जब सभी एसेट उसके पास थे तो उस अमाउंट को हम लोग पहले साल में लिखेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि तीन कैलकुलेशन जब डिप्रिसिएशन की हो रही है तो किस अमाउंट को कहाँ पे लिखना है। तो इस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे 30,000, क्यों, क्योंकि उस वक्त उसके पास तीनों एसेट था, तीनों एसेट पे उसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा। कितना था तीनों एसेट पे, तीन जो ट्रक्स हैं उस पर, तो 30,000 है, इसीलिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। क्या एंट्री होती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही करेंगे। रेफरेंस किसको बनाएंगे, डेबिट वाले को। डेबिट में क्या है, डिप्रिसिएशन है, इसीलिए आ जाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 रुपीज। अब देखें तो हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, कम होता है तो हम लोग किससे लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी करते हैं, 1,20,000। पहले साल की बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब दूसरे साल में ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, ये ज्यादा कैलकुलेशन में क्या क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो सीडी है उसे हम लोग टू बैलेंस बीडी कर लें, 1,20,000 कर लेते हैं। अब तीनों एसेट का क्या है, तीनों एसेट तो उसके पास था ही, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम में भी तीनों एसेट उसके पास था, उस वक्त तक उसके पास था, तो उस पर कितना डिप्रिसिएशन उसने कैलकुलेट किया होगा, तो उस पर उसने डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करके रखा होगा जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जब तक उसके पास था तो 24,000। तो वो परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा कि हाँ उसने 24,000 दूसरे साल के लिए भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रखा है, इसीलिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट इसी डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशन से हम लोग लिखेंगे यहाँ कितना है 24,000, तो 24,000 ही आएगा यहाँ पे। सेकेंड ईयर में क्या हम लोग कर लेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिख लेंगे 24,000। अब आगे क्या होता है, आगे दो एसेट का सेकेंड ईयर में ही दो एसेट जो दो ट्रक होते हैं वो कौन लेके जाता है, सेलर लेके जाता है। उसका कितना वैल्यू है, तो उसका वैल्यू है यहाँ पे हम लोग को पता है कि 49,000 उसका वैल्यू, जिसपे वो 30% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लेके जाता है। तो ठीक है, जो सेलर लेके जाता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एसेट का अमाउंट होगा उससे हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे।
कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट से हो रहा है। क्या है? इसीलिए वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट से हो रहा है तो उसके नेम से हम लोग लिखेंगे बाय हायर वेंडर्स अकाउंट। कितना? 49,000 रुपीज। कितना? 49,000 रुपीज। ये अमाउंट यहां से आ गया। ठीक है, अभी हमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी होल्ड करना है कि ये कैसे आया, ये लास्ट में समझ में आएगा हमें। अब यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी ये 32,000 रुपीज कहाँ से आया? तो जैसे कि हमें पता है, यहाँ जब पार्शियल रिपोजिशन हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन है, जब पूरा एसेट उसके पास था उसका अमाउंट लिखते हैं, जो वेंडर लेके गया और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना शो हो रहा है एसेट, उसका अमाउंट लिखते हैं। फिर तीसरा लिखते हैं कि जो एसेट बाकी है, जो एसेट रह चुका है परचेजर के पास, उसकी लास्ट में क्या वैल्यू है, उस बैलेंस को क्या किया जाता है, कैरिड डाउन किया जाता है। इसीलिए बाय बैलेंस सीडी करके हम लोग लिखते हैं। क्यों? जो एसेट किसके पास, परचेजर के पास रह गया है उसकी एंट्री भी क्या परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा ही। जो एसेट उसके पास था, जो कितना डिप्रिशिएशन उसने कैलकुलेट किया, कितना वेंडर लेके गया और कितना एसेट का अमाउंट, डिप्रिशिएशन का अमाउंट अब बचता है उसके पास, कितनी बैलेंस बचती है। तो हमें पता है कि क्या है, एक एसेट है, 3 ट्रक्स थे, 2 ट्रक्स तो लेके गया लेकिन एक ट्रक है वो हमेशा परचेजर के पास ही रहा। तो उसके लिए तो 2 सालों के लिए हम लोग क्या करना होगा, 2 ईयर के लिए डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना ही होगा, क्योंकि 2 सालों तक एक एसेट, एक ट्रक किसके पास था, परचेजर के पास ही था। और परचेजर के पास अगर कोई एसेट है तो उस पर वो क्या करेगा, एसेट पे डिप्रिशिएशन चार्ज होगा ही होगा जब तक कि वो एसेट होल्ड करके रखता है। तो हायर परचेजर के पास एक एसेट हमेशा रहेगा, तो उसकी हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कितना, 50,000 आया था पहले साल के लिए, 10,000। अब ये बैलेंस, यही बैलेंस है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस सीडी करते हैं। इस बैलेंस को हम लोग बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं। किस अकाउंट में, किस लेजर में, एसेट के लेजर में। तो यही 32,000 का अमाउंट यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी 32,000। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी 32,000। अब ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 कहाँ से है? तो ये जो अमाउंट है ये बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये अगर ये बैलेंसिंग फिगर है तो हम लोग इसे बैलेंस सीडी करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिख रहे हैं? तो ये चीज़ जब भी हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो जो चीज़ें जिस सीक्वेंस में होती है उसी सीक्वेंस में एक वे होता है, एक रूल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का। इसी कारण से हम लोग क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लास्ट में ना लिख के सबसे पहले इसके ऊपर लिखेंगे। और बाय बैलेंस सीडी हमेशा क्या होता था, क्लोज करने के लिए होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी लेजर को क्लोज करने के लिए। इसीलिए बाय बैलेंस सीडी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32,000। इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा डेबिट ज़्यादा था, क्रेडिट कम था, इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 32,000 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये बैलेंस कहाँ से आया है, जो अमाउंट, जो एसेट का वैल्यू किसके पास, परचेजर के पास रह गया, वो लास्टली अपने एसेट अकाउंट के लेजर में वो ट्रांसफर कर रहा है। इसीलिए बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे रिपोजिशन के टाइम में हम लोग लिखते हैं कितना, 32,000। ये रूल है किसे, पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब हम लोग करते हैं तो 32,000 है। अब 1,20,000 किस साइड में, डेबिट साइड में। क्रेडिट में कितना है, 24,000, 49,000 और 32,000। जब ये 3 है तो उसमें से 120 से माइनस करें तो कितना बैलेंस बचता है, 15,000 का। और ये जो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे फुल रिपोजिशन में भी हम लोग क्या करते थे, सेम वही चीज़ है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, कितना बैलेंस हो रहा है, 15,000 का। तो ये था हमारा। फिर हम लोग अपना अकाउंट क्लोज कर लें, 1,20,000, 1,20,000। अब क्या है, ये जो अमाउंट है 32,000 तीसरे साल के लिए, लेकिन तीसरे साल को प्रिपेयर नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी एसेट को वो लेके 2 एसेट को लेके गया, एक एसेट उसके पास है, और फिर उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं बोला गया है कि क्या हुआ है। तो ये क्वेश्चन था जो रिलेटेड था हमारे पार्शियल रिपोजिशन पे, जहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। फुल रिपोजिशन से ये थोड़ा सा डिफर करता है क्योंकि अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है जब एसेट को टू कन्वर्ट करते हैं तो, और अलग डिप्रिशिएशन भी चार्ज किया जाता है किसके द्वारा, वेंडर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है और कैसे लिखा जाता है और कैसे इसे एंट्री किया जाता है सभी के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, इसे रिवाइज भी करना।
और ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.